Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 13 and page number 14 of Science 1 that comes under gravitation chapter. So without any further delay, let's dive into these pages. So अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 13. इस पेज पे आपको ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एंड इसके वेलोसिटी के बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं. सो क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी? प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो आपने इसके बारे में सुना होगा. पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड स्टेट. मतलब क्या? एक ऐसा एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसके पोजीशन और उसके स्टेट की वजह से, ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला भी देखा था. क्या था वो फॉर्मूला? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. क्लियर? यही था फॉर्मूला. ओके. इस फॉर्मूला में पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो सबसे पहले स्मॉल m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड चीज g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. एंड थर्ड वन इज हाइट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब क्या कि अगर m के वैल्यू में यानी तो g के वैल्यू में यानी तो h के वैल्यू में चेंजेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होगा. अब जरा वापस से इसको जरा सोचिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का m का वैल्यू चेंज होगा क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा क्या? नहीं. हमने ये चीज पढ़ा है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस. मास का वैल्यू हर जगह पे क्या होने वाला? सेम ही होने वाला. तो मास कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. पर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो g का वैल्यू लग रहा है, क्या वो चेंज होगा? तो यस, वो चेंज होगा. हमने ये चीज कवर किया. और क्या हाइट चेंज हो सकता है? तो ये भी चेंज हो सकता है. अगर मैंने सरफेस पे लगाया तो हाइट 0 है, अगर मैंने हाइट x पे लगाया तो उधर पे हाइट अलग है. क्लियर हो रहा है? तो मतलब सिंपली पोटेंशियल एनर्जी मेरा g के ऊपर डिपेंड करता है और मेरा h के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर इतना? अब जरा हम लोग इसको 3 सिचुएशन में समझते हैं. पहला सिचुएशन है मेरा सरफेस के ऊपर, मींस मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट एट सरफेस पे. और सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल डिस्टेंस पे. और थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस पे. ठीक है. ऑब्जेक्ट एट सरफेस पे अगर मैं बोलूं तो सिंपल मेरा हाइट कितना है? 0. स्मॉल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं, मान लेते हैं 10 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के आसपास. जस्ट मैंने assumption लिया, बाकी कुछ नहीं. स्मॉल डिस्टेंस में इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये तो स्मॉल ही है ना. और लार्ज डिस्टेंस मतलब क्या? 500 किलोमीटर के ऊपर. क्लियर हो रहा है आपको? तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों पोजीशन पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के साथ क्या होता है. सिंपल. तो जब अगर मैं सरफेस पे हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. सरफेस पे मेरा हाइट कितना है? 0. तो सिंपल ये चीज 0 और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या होता है? 0 होता है. क्लियर हो गया? अब जरा ये वाला देखो. ये वाले में हमने क्या किया है? h को थोड़ा इंक्रीज किया, हाइट को थोड़ा इंक्रीज किया. पर शायद ये इतने से हाइट के इंक्रीज होने से मेरा जो g का वैल्यू था ना, मेरा जो g का वैल्यू, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आया. हमने वेरिएशन इन g में ये चीज पढ़ा है. हाइट इंक्रीज होता है तो g डिक्रीज होता है. आई एग्री. बट अर्थ के रेडियस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इतना ज्यादा इधर पे हाइट इंक्रीज नहीं हुआ. तो g के वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. क्लियर हो रहा है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रहेगा वो सिंपली क्या रहेगा? तो mgh, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा. तो अब हम आते हैं ये थर्ड वाले पे और ये इंपॉर्टेंट वाले पे. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा दूर है और हमें ये चीज पता है जैसे जैसे हम लोग हाइट को इंक्रीज करेंगे हमारा g का वैल्यू क्या होते जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. तो उस जगह पे मेरा g का वैल्यू क्या होगा? सिंपल, मेरा g का वैल्यू क्या हो जाएगा उस जगह पे? 0 हो जाएगा. क्लियर है? और क्योंकि g का वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है? 0 होता है. इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरा g क्या हो गया? 0 हो गया. तो सिंपल ये क्या हो जाएगा? 0. और ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से 0 हो जाएंगे. अच्छा, अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली जरा आप सोचिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे
मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, 0 है। क्लियर। अब जब उस डिस्टेंस से आप नीचे आएंगे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब कैसा होगा, अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ये हो गया अर्थ, ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब समथिंग इधर पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे ये मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, और जी क्या है, 0 हो चुका उस जगह पे। अब जब मैं इसके नीचे मीन्स इधर से लेके इधर तक, मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ से लेके ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में, ये इतने एरिया में मैं जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, ये पॉइंट कहाँ पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और मैं बात कर रहा हूँ सरफेस ऑफ अर्थ का। ये दोनों के बीच में आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर, ध्यान दीजिए, अर्थ के सरफेस पे, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। इसी के लिए ये दोनों के बीच में जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे तो वो हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में ही होगा। तो 9th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, एमजीएफ। अब 10th में आप एक और फॉर्मूला देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का, जो है जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। क्लियर है। और क्योंकि हम लोग जनरली पोटेंशियल एनर्जी कहाँ निकालेंगे, इसी रेंज में निकालेंगे, उसके लिए मैं इधर पे क्या लगा देता हूँ, नेगेटिव लगा देता हूँ। तो ये एक और फॉर्मूला है जो अभी अभी आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा, जहाँ पे ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और ये एच क्या है, तो सिंपल डिस्टेंस। तो अभी आपके पास टोटल 2 फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, पहला ये mgh वाला और दूसरा ये माइनस gmm अपॉन r प्लस h वाला। क्लियर हो? तो ये दोनों में से आप कौन सा कब यूज करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मेरा हाइट कम है, ध्यान से सुनिए, अगर मेरा हाइट कम है मतलब लगभग ये वाला सिनेरियो, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा जनरली। और अगर मेरा हाइट ज्यादा है, ये वाला सिनेरियो, अगर मेरा हाइट ज्यादा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। या नहीं तो अगर आपको ये सब चीज कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है तो सिंपल बस आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, सारा चीज इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो क्या होता है ये एस्केप वेलोसिटी, इसको समझने के लिए सिंपली आप एज्यूम करिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को आपने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। अब थ्रो करने के बाद इस बॉल के साथ क्या होगा, तो ये बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, इस हाइट तक जाएगा जहां पे इसका v स्मॉल v 0 हो जाएगा, मींस फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और जैसे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ये वापस से अर्थ की तरफ रिटर्न आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर। अब अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, ये क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मींस ये बॉल कितना हाइट तक जाएगा ये क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल मैं इसको कितना फोर्स से ऊपर थ्रो करता हूँ, मैं कितना इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ, इस इनिशियल वेलोसिटी के बेस पे डिपेंड होगा कि ये बॉल कितना हाइट गेन करने वाला है। अगर मैंने ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दिया तो जाहिर सी बात है बॉल ज्यादा हाइट गेन करेगा, कम इनिशियल वेलोसिटी दिया तो बॉल कम हाइट गेन करेगा। तो ये तो मैंने आपको कांसेप्ट के हिसाब से बताया, थोड़ा इसको जरा न्यूमेरिकली हम लोग जरा समझते हैं। सो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, मींस न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है वो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर है। ओके। अब हम इस कंडीशन में नीचे से ऊपर मूव हो रहे हैं, ध्यान से नीचे से ऊपर मूव हो रहे हैं, तब हमारा u क्या होगा, स्मॉल u, ये इंक्रीज होते जाएगा, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मेरा g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस ये सारी चीजें मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट की है। मैंने v की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, मेरा u क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके। मैंने 2 को एज इट इज रखा है, मेरा a क्या हो गया, नेगेटिव j हो गया, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है, और मेरा s मैंने एज इट इज रखा है। अभी 0 स्क्वायर 0 हो गया, u को स्क्वायर u स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा है, ये प्लस माइनस माइनस और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 2gs। ये 2gs इधर माइनस में था, मैंने उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये इक्वेशन से मैंने s का वैल्यू निकाल लिया, तो s का वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये जो 2g इधर मल्टीप्लिकेशन में उसको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब जरा आप ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से क्या चीज मालूम पड़ रहा है,
ये u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और ये s क्या है डिस्टेंस और ये g क्या है ग्रेविटी। तो जितना आप u इंक्रीज करेंगे मतलब जितना आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अटेंड करेगा। इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है ना, क्योंकि u और s क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हाइट अटेंड करेगा। क्लियर। और सेकंड s और g में क्या रिलेशन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का। मींस जितना ज्यादा g का वैल्यू होगा मींस जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा उतना कम डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट अटेंड कर पाएगा। अब अगर मैं आपको पूछूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा होता है कि जितना ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देते हो उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हाइट अटेंड कर पाता है। सिंपल इसका आंसर ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा, ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट के पास वो कैपेसिटी आ जाती है जिससे वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको अपोज कर सके। जितना ज्यादा मैं उसको वेलोसिटी दूंगा उतना ज्यादा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को अपोज करते जाएगा। और जितना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता जाएगा, ध्यान से, जितना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर g का वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है g और h ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते गए, मैंने एक अमाउंट में इनिशियल वेलोसिटी दिया एक सर्टेन हाइट तक, मैंने और इंक्रीज किया एक सर्टेन हाइट तक गया, मैंने और इंक्रीज किया एक सर्टेन हाइट तक गया, मैंने और ज्यादा इंक्रीज किया एक सर्टेन हाइट तक गया। कहने का मतलब क्या है कि एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे हाइट पे पहुंच जाएगा जहां पे g का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि जितना ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हाइट गेन करेगा। ऐसा इनिशियल वेलोसिटी जितने पे ये ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी तरीके से स्किप कर जाए, ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। देखो इसके नाम में ही है एस्केप वेलोसिटी, मतलब ऐसा वेलोसिटी जितने पे ये ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाए। क्लियर। तो हर एक प्लैनेट का अलग अलग अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। अर्थ का अपना खुद का एस्केप वेलोसिटी है, मून का अपना खुद का एस्केप वेलोसिटी। उतने एस्केप वेलोसिटी के साथ अगर आप उस प्लैनेट के ऊपर जंप करते हैं तो सिंपल आप उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर सकते हैं। तो शायद आपके दिमाग में ये चीज क्वेश्चन आया होगा कि फिर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। बट ये चीज डिराइव करने के पहले कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो वापस से हम आ जाते हैं, हमारे हाथ में क्या है, स्टोन है। अब इस स्टोन को क्या करना है, हमें इतने जोर से ऊपर थ्रो करना है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर जाए, स्किप कर जाए। ओके, इसका मतलब क्या कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो इक्वल टू हमारे एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। जब तक मेरा इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा तब तक ये स्टोन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या नहीं तो किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप नहीं कर पाएगा। तो ये फर्स्ट थिंग, क्या, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू माय एस्केप वेलोसिटी। ओके, सेकंड थिंग कि अगर इस स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो ये स्टोन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप करने वाला है, और स्किप करने के बाद ये स्टोन एक ऐसे हाइट पे पहुंच जाएगा। इस स्टोन का हाइट कैसा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये क्या कर चुका है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप कर चुका है। तो हमें ये चीज पता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे g का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और क्योंकि उस जगह पे मेरा g का वैल्यू जीरो होता है तो वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट रहता है वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो वापस से मैं ये दोनों बेसिक को जरा कंक्लूड करता हूँ क्विकली कि आपको अगर ऑब्जेक्ट को उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप करवाना है तो आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू रखना पड़ेगा इसके वेलोसिटी से, और जैसे ही ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्किप कर जाएगा तो ये कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ पे हाइट मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब भी मेरा हाइट इनफाइनाइट हो जाता है तो वहाँ पे g का वैल्यू जीरो हो जाता है, और जब भी g का वैल्यू जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। और हमें ये चीज पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है जिसका g का वैल्यू जीरो है उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ओके, तो ये बेसिक समझने के बाद अब आते हैं हमारे एक्चुअल डेरिवेशन के ऊपर।
सो इस डेरिवेशन को मैंने टोटल 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन डिराइव करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हमें ये चीज पता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। सो यही कंसेप्ट हम यूज करके इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। पहले पार्ट पे मैंने बताया है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस पे। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच चुका है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। और तीसरे पार्ट में मैंने सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर दिया। क्लियर? तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मींस ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो जब ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो मेरा टोटल एनर्जी क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ, फिर दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। सो सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इधर पे मैंने वैसे ही इधर पे मेंशन किया काइनेटिक एनर्जी एट एज इंडिकेट सरफेस। मींस काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस क्या हो जाएगा, तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था 9th में, क्या होता है, हाफ mv²। क्लियर? पर जैसे कि मैंने अभी आपको बेसिक में बताया कि हमें सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट को इतना इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा कि ये प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाए। मींस हमारा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी से। इसी के लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये जो v है ना, इस v को मैं क्या लिखूंगा, एस्केप वेलोसिटी लिखूंगा। अब आते हैं सेकंड पोटेंशियल एनर्जी पे। तो जस्ट इसके पहले मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया था। क्या था वो फॉर्मूला, तो माइनस gmm अपॉन r प्लस x। क्लियर हो रहा है? अब जरा थोड़ा सोच के बताइए कि सरफेस के ऊपर मेरा h का वैल्यू क्या रहेगा। ये जो मेरा h है ना, ये h का वैल्यू क्या रहेगा, 0। हाइट है ही नहीं ना, सरफेस के ऊपर है ना, तो मेरा h का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सिंपल ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मींस मेरा सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ये रहेगा। तो मैंने इधर पे वही चीज लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस माइनस gmm अपॉन r प्लस h। जहां पे ये h है, ये h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से ये h का वैल्यू इधर से हट जाएगा। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी भी पता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा सरफेस के ऊपर, तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस का फॉर्मूला इधर से लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस का फॉर्मूला यहाँ पे इधर से लिखा मैंने। ये पहले पॉजिटिव लिखा, उसके बाद नेगेटिव लिखा। तो क्या आ गया मेरा, लेफ्ट साइड में मेरा एज इट इज टोटल एनर्जी ऑन सरफेस इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया पॉजिटिव वाला टर्म, उसके बाद मैंने ये लिख दिया नेगेटिव वाला टर्म। क्लियर हो गया? तो ये है मेरा टोटल एनर्जी कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच चुका है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो वही चीज मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। क्लियर है? तो मैंने आपको बेसिक में ये चीज बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो उसका g का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और क्योंकि g का वैल्यू 0 हो जाता है तो उधर पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, gmm अपॉन r प्लस h। h मेरा क्या है, हाइट मेरा क्या है, इनफाइनाइट है। हाइट मेरा क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो साइन है, कौन सा साइन है, इनफाइनाइट का साइन है। और एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया? अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पोजीशन का, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है इनफाइनाइट पोजीशन का। बस अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन का। तो टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पोजीशन। तो दोनों क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, इसलिए टोटल एनर्जी भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पोजीशन पे 0 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जितना टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे था उतना ही टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे है। तो उसी हिसाब से जरा इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में भी जरा आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करिए। तो जितना भी टोटल एनर्जी एट सरफेस पे होगा
उतना ही टोटल एनर्जी कहाँ पे होगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा। सो इसी के लिए थर्ड पार्ट में, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy at surface is equal to total energy at infinite position. Clear? तो total energy at surface, total energy at surface ये पूरा वैल्यू जस्ट मैंने इधर से कॉपी किया और इधर पे पेस्ट किया। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन, तो टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पोजीशन क्या है, जीरो। इधर पे सिंपली मैंने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब जरा ये लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक मेरा नेगेटिव वाला टर्म है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आ जाएगा, ये टर्म, और राइट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा टर्म शिफ्ट हो जाएगा। अब जरा वापस से ये वाले स्टेप को जरा ध्यान से देखिए। ये वाले स्टेप में ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद जो भी चीज बता वो सारी चीजों को मैं नीचे एज इट इज लिख रहा हूँ। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, तो हाफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू gm और r, gm और r। क्लियर हो रहा है? हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें डेरिवेशन किस लिए कर रहे हैं, तो सिंपल हमें वैल्यू चाहिए एस्केप वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में एस्केप वेलोसिटी को छोड़ के बाकी जो भी चीजें उन सबको राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने वही किया नेक्स्ट स्टेप में। इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने केवल एस्केप वेलोसिटी रखा और इधर पे जो 1/2 था उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो क्योंकि इधर 2 डिवाइड में था, उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब सिंपल देखिए, इधर पे मुझे केवल एस्केप वेलोसिटी चाहिए और इधर एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। पर स्क्वायर रूट केवल मैं लेफ्ट साइड में तो ले नहीं सकता हूँ, तो मैं दोनों साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा। तो दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो इस साइड में मेरा केवल v एस्केप बचेगा और राइट हैंड साइड में मेरा स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये मेरा इक्वेशन है किसका, ये मेरा फॉर्मूला है किसका, एस्केप वेलोसिटी का। क्या, ये अंडर रूट 2gm अपॉन r। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज, जैसे कि हमें पता है कि g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा इधर पे देखिए, ये r स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, r मल्टीप्लाई बाय r लिख। अब ये r मल्टीप्लाई बाय r में से एक r को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, gr, और मेरा राइट साइड में क्या आ जाएगा, gm अपॉन r। तो इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूँ और ये जो मेरा इधर पे इक्वेशन आया था इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। तो फ्रॉम 3 एंड 4, ये 3 ये वाला इक्वेशन और ये 4 ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, gm अपॉन r, ये वैल्यू के जगह पे मैं सिंपली gr को पुट कर दूंगा। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर इक्वल टू भी ऐसा, रूट भी ऐसा, 2 भी ऐसा, और ये gm अपॉन r के जगह पे, gm अपॉन r के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, स्मॉल g और कैपिटल r रख दूंगा। ठीक है? तो टोटल दो फॉर्मूले हैं मेरे एस्केप वेलोसिटी। पहला फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, और सेकंड फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट ऑफ 2gr। क्लियर हो गया आपको ये चीज? अब मान लीजिए कि हम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं अर्थ का, किसका, अर्थ का। तो बस जो भी अर्थ के पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स को हम लोग को ये फॉर्मूला में पुट करना है। अब ये वाले फॉर्मूला में अगर मुझे अर्थ का एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो मुझे 2 तो नंबर है, मुझे अर्थ का g मालूम होना चाहिए। मुझे अर्थ का g मालूम है, हाँ मालूम है, कितना, नॉर्मली 9.8, और मुझे अर्थ का r मालूम है, मींस मुझे अर्थ का रेडियस मालूम है, तो यस मुझे वो भी मालूम है। तो बस मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को इधर पुट करता हूँ, मींस v एस्केप किसका, अर्थ का, क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2 मेरा एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय g कितना होता है अर्थ के ऊपर 9.8, मल्टीप्लाई बाय r कितना है अर्थ का, तो 6.4 into 10⁶। तो जैसे ही मैं ये पूरे वैल्यू को सॉल्व करूंगा मुझे एक वैल्यू मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में। इस वैल्यू को वापस से इधर पे लिखता हूँ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एकदम जरा उसको ध्यान से देखिए आप, एक सेकंड में आपको लगभग 11 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला, एक सेकंड में आपको 11 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। इस स्पीड से जब आप लॉन्च करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्केप कर पाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? इसी के लिए जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लोग अर्थ के सरफेस से लॉन्च करते हैं, वो सारे स्पेसक्राफ्ट का वेलोसिटी ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो सारे स्पेसक्राफ्ट
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर सकते हैं और स्पेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके बाद हमें मिलता है एक सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट करना है हमें इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मींस सरफेस ऑफ द मून के ऊपर हमें इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करना और हमें क्या क्या चीजें दिया है। तो हमें given the mass and the radius of the moon to be 7.34 into 10 to 22 kg and radius 1.74 into 10 to 6 मीटर respectively। इसका मतलब क्या कि हमें मून का मास दिया है, हमें मून का रेडियस भी दिया है, हमें मून का इसके वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका गिवन लिखते हैं। तो गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ द मून, ओके, रेडियस ऑफ द मून, ओके, एंड जी का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, तो 6.61 into 10 to -11। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है इसके वेलोसिटी ऑफ मून, ओके। तो क्या है इसका फॉर्मूला, तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r। अब आप ऐसे सोचेंगे कि इसके वेलोसिटी का तो एक और फॉर्मूला है √2gr, तो वो मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल वो फॉर्मूला में क्या है, √2gr के फॉर्मूला में मुझे g का वैल्यू पता होना चाहिए। और आप चेक कर लीजिए आपको गिवन में या कहीं पे भी g का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, √2gm/r का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अब डायरेक्टली हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं वापस से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2 मेरा एज इट इज है, g का वैल्यू मैंने एज इट इज इधर पे लिख दिया, m का वैल्यू भी मैंने एज इट इज इधर पे लिख दिया और r भी मेरा एज इट इज है, ओके। अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर्स को एक साइड में ले लेते हैं और जो 10 रेज़ टू पावर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग अनदर साइड में ले लेते हैं। इधर पे मेरा 2 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन 6.67 इधर पे आ गया और ये 7.34 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो 10 रेज़ टू वाला टर्म बचा उसको सबको मैंने इस साइड में लिख दिया। तो क्या आ गया, 10 रेज़ टू -11 यहाँ पे आ गया, 10 रेज़ टू 22 यहाँ पे आ गया, और ये जो 10 रेज़ टू 6, ध्यान से ये जो 10 रेज़ टू 6 जो डिनोमिनेटर में था उसको भी मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया उसका जो साइन था वो चेंज हो जाएगा। तो इधर पे 10 रेज़ टू +6 था, उसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया, तो क्या हो गया, 10 रेज़ टू -6 हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो सिंपली 1.74 बच गया। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीन टर्म आपको दिख रहा है, 2 × 6.61 × 7.34, ये तीनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो 97.9156 मिलेगा। मैंने इधर पे करके नहीं दिखाया है, आप सिंपली इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1.74 मेरा एज इट इज है, और इधर पे 10 रेज़ टू पावर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, इंडाइसेस का रूल है 22 - 11 11 एंड 11 - 6 5, इसलिए 10 रेज़ टू 5। अब 10 रेज़ टू 5 कहां पे है, तो ये न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, 10 रेज़ टू 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो डेसिमल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो डेसिमल है ये 5 टाइम्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये 5 टाइम राइट साइड में शिफ्ट होगा तो मुझे क्या नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज है 1.74। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई मेरे को डेसिमल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इधर पे जो डेसिमल दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हटाऊंगा। तो मैं इस डेसिमल को कैसे हटाऊंगा, तो सिंपल इधर क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट्स को मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है मतलब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कितने से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितने बार मुझे शिफ्ट करना है, 2 टाइम शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर न्यूमरेटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पहले वाला टर्म क्या था, तो 9979156 तो 9791560 इतना तक था। जब मैंने न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या हो गया, डेसिमल हट गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पर डिवाइड करने के पहले देख लेते हैं कि इसको और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो यस, हम लोग शायद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है और इधर पे क्या है 4 है। तो शायद जब हम लोग इसको 2 से कट करेंगे तो मैं इधर पे नेक्स्ट स्टेप में वही करता हूँ। क्या आ जाएगा, इसके वेलोसिटी अंडर रूट, इसको क्या करना है, सिंपल हमें 2 से कट करना है। तो इधर पे 9 है तो इधर पे 2 4 ज़ा 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 1 गया वापस कैरी, 2 5 ज़ा 1 वापस गया, 2 7 ज़ा फिर से 1 गया, 2 8 ज़ा। अब ये 3 0 मेरे एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 17 है तो सिंपल 2 8 ज़ा 16 1 कैरी गया और 2 7 ज़ा 14। क्लियर हो गया? अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड डिवीजन में इधर पे आपको शो करता हूँ,
87 को हम लोग किससे डिवाइड कर दे तो 4 8 9 5 7 8 1 2 3 0। क्लियर। अच्छा अभी देखिए इधर पे 87 है 2 डिजिट, इधर पे 48 है 2 डिजिट छोटा, तो मुझे इधर पे क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट कवर करना पड़ेगा। अब जैसे इधर पे 3 डिजिट आ गया तो मुझे जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 5 पे चेक करता हूँ। 87 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 दैट इज 435। इधर पे कितना है 489। मैं एक और स्टेप आगे चेक कर लेता हूँ। 7 5 जा 40, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40 6 जा 48, 49 50 15 52 दैट इज 522। इधर पे क्या है 489। तो ये ज्यादा बड़ा नंबर है तो मैं एक स्टेप पीछे वाला चूज करूंगा, दैट इज 5 टाइम वाला चूज करूंगा। जब मैं इसको 5 टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 435। तो इधर पे आ जाएगा मेरा 435। इसको हम करेंगे माइनस। 9 माइनस 4 क्या दे देगा 9 माइनस 5 क्या दे देगा 4। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5 और 4 माइनस 4 मेरा 0। इधर पे क्या आ गया 5। अब मेरे पास क्या है 545। तो वापस से देखिए इधर पे 522 है, एक स्टेप आगे देख लेते हैं हम लोग। 87 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 60। तो 7 टाइम पे करने के बाद 609 आ रहा है, पर मुझे 54 चाहिए 545 चाहिए, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, दैट इज 522 आ। तो मैं सिंपली इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 522। कितना आ जाएगा इसका 3 2 एंड 0। तो मैंने 5 नीचे ले लिया, अब मैं ले रहा हूँ 7। तो अभी मुझे समथिंग 200 के आसपास चाहिए। तो 5 टाइम्स पे अगर 400 के आसपास आ रहा है तो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ 3 टाइम पे। क्या आ जाएगा 7 3 21, 8 3 24, 25 26। कितना आ गया 267। बड़ा है अभी भी, तो एक स्टेप और पीछे चलते हैं। 7 2 14 1 4, 8 2 16 प्लस 1 7 174। कितना है 237। और 3 टाइम पे कितना जा रहा है 267। तो ये ज्यादा बड़ा है तो मैं क्या चूज करूंगा 2 टाइम वाला। 2 टाइम्स पे कितना हो जा रहा है ये 174 टाइम्स आ रहा है। क्लियर। अब 7 माइनस 4 करिए, कितना आ जाएगा 3 7 7 प्लस 5 13 2 माइनस 0 0। मैंने 5 ले लिया 7 ले लिया, अब आता है 8। यार इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 538, तो 538 522 609 के बीच में आ रहा है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा 6 टाइम वाला। 6 टाइम वाला क्या दे देगा मेरा 522 दे देगा, 8 माइनस 2 6 3 माइनस 2 1 और इधर पे 0। 5 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, अब क्या आ गया इधर पे 0 160। 160 के लिए क्या करना है मुझे, तो 2 टाइम्स में 174 है, तो 1 बड़ा है 160 से, तो सिंपली मैं 1 टाइम वाला चूज करूंगा। तो 1 टाइम पे क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, इधर पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। माइनस करेंगे कितना आएगा ये, तो ये समथिंग मैं इसको इधर से लिखता हूँ, ये 160 माइनस 87 कितना देगा 73। तो ये 0 नीचे होगा, अब मेरा 2 0 और बचा है, तो मैं वापस इधर पे 0 लिखता हूँ। कितना आ गया 730 के आसपास आ गया। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम हम लोग करके देखते हैं। 7 7 49 7 56 प्लस 4 60 609 आ रहा है, बड़ा है बहुत ही बड़ा है। 9 पे जाते हैं डायरेक्टली, 7 9 63 9 इन द 72 73 74 75 76 77 78। कितना आ गया 783। ये छोटा था, अब ये ज्यादा ही बड़ा आ गया। 780 बीच में हमें लेना पड़ेगा, दैट इज 87 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 8। 7 8 जा 56, 8 is 64 64 65 66 67 60 69। कितना ले लिया 696। तो मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ। कितना आ गया 8 टाइम्स पे 696। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो इधर पे 9 10 11 12 13, एक और 0 ऊपर बचा, उसको भी मैं इधर पे नीचे लिखता हूँ। कितना आ गया 440। 440 कहाँ पे रेंज करेगा 435 के आसपास, क्योंकि 5 टाइम पे इतना है और 6 टाइम पे इतना, तो मैं कौन सा चूज करूँगा 5 टाइम वाला। तो 5 टाइम पे क्या आ जा रहा है मेरा 435। अभी सिंपल 440 में से 435 गए तो कितना आ जाएगा 5। इसके बाद इधर तीनों 0 हमारे यूज हो चुके हैं, तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा इधर पे डेसिमल लगाना है। जब मैं इधर पे डेसिमल लगाऊंगा तो इधर पे मैं एक 0 ऐड करूँगा। अब जरा आप देखिए इधर पे क्या है 87 है और इधर पे क्या है 50। ये नंबर छोटा है, मुझे इधर पे 0 ऐड करके इधर पे वापस से 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके आगे मैं और सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे अभी जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यही आंसर इधर पे लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं इस वीडियो में आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल के नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका एक टेक्निक है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू इधर, तो इसका वैल्यू आएगा समथिंग 2371.95। ठीक है, आप ये चीज मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। ओके, तो मेरा इसके वेलोसिटी क्या आ गया यहाँ पे, तो 2371.95 यूनिट क्या आ गया यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए। इधर पे रेडियस मतलब डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो इसलिए मैं इधर पे क्या लूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये अच्छा, अगर मुझे ये चीज को इस चीज को अगर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद तो 1000 से डिवाइड करूंगा मींस समथिंग कैसा होगा, ऐसा। इसको डिवाइड करना है 1000 से, तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने बार शिफ्ट होगा, तो टोटल 3 जीरो से इसलिए 3 बार शिफ्ट होगा। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2.37195। 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये किस में चेंज हो गया, तो किलोमीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ये जो आंसर है ये है मेरा फाइनल आंसर। सो मून के सरफेस के ऊपर कितना इसके वेलोसिटी लगेगा, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड का इसके वेलोसिटी लगेगा। सो आई थिंक कि आपको ये सॉल्व एग्जांपल समझ में आया होगा। तो बस यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 पे है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड